सितंबर 1260 का दिन था। रमज़ान की 25वीं तारीख 558 हिजरी। फिलिस्तीन में इन जालूत के मकाम पर ममलूकों और मंगोलों के बीच मुस्लिम दुनिया की किस्मत का फैसला तय होने जा रहा था। इस्लामी तारीख में माह रमज़ान कई अहम वाक़यात के लिए मशहूर रहा है, जिनमें कई अहम लड़ाइयाँ शामिल हैं, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए राहत और फतेह लेकर आई थीं। इन्हीं लड़ाइयों में से एक थी इन जालूत की लड़ाई। तेरहवीं सदी के शुरुआत से ही मुस्लिम दुनिया को मंगोलों के खौफनाक हमले का सामना करना पड़ रहा था। 13वीं सदी के आगाज में सेंट्रल एशिया पर मंगोलों के खौफनाक हमले ने हर किसी के दिल में मंगोलों की दहशत डाल दी। 1227 में चंगेज़ खान की मौत के 70 साल बाद उसके पोतों ने मंगोल सल्तनत को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। फारस में चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान को मंगोल नेता बनाया गया, जिसके बाद हलाकू खान ने मंगोलों के अभियान को और आगे बढ़ाते हुए इराक पर हमला कर दिया। इसके बाद मंगोलों ने 1258 में अब्बासी खिलाफत की राजधानी बगदाद पर हमला किया और बगदाद को जलाकर राख कर दिया। खलीफा अल-मुतसिम बिल्ला को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसके बाद मंगोलों ने शाम पर हमला किया और फिलिस्तीन तक पहुंच गए। जब तक मंगोल फौज सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और फिलिस्तीन तक पहुंची, तब तक उनके नाम से इतना खौफ पैदा हो गया था कि बहुत से लोग बिना किसी लड़ाई के ही उनके सामने हथियार डाल देते थे, ये जानते हुए भी कि इसके बाद भी उन्हें बेदर्दी से मारा जा सकता है। अब हलाकू खान की नज़र उस समय तीनों मुकद्दस मकामात पर हुकूमत कर रही ममलूक सल्तनत पर थी। वो उसे रौंदकर पूरी मुस्लिम दुनिया पर फतेह हासिल करना चाहता था। 1260 में हलाकू खान ने काहिरा में ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज के पास हथियार डालने की मांग करते हुए अपने एक कासिद के हाथों एक खत भेजा, जिसमें लिखा था कि मशरिक व मगरिब के बादशाहों के बादशाह अजीम खान से, कुतुज ममलूक को जो हमारी तलवारों से बचने के लिए भाग गए, तुम्हें सोचना चाहिए कि दूसरे देशों के साथ क्या हुआ है और हमें प्रस्तुत करना चाहिए। तुमने सुना है कि कैसे हमने एक विशाल सल्तनत पर फतेह हासिल की है और इसे दागदार करने वाली पेचीदगियों को ज़मीन से पाक कर दिया है। हमने सभी लोगों का कत्लेआम करते हुए एक विशाल इलाके पर फतेह हासिल की है। तुम हमारी फ़ौज के दहशत से बच नहीं सकते। तुम कहाँ भाग कर जा सकते हो? हमसे बचने के लिए तुम किस रास्ते का इस्तेमाल करोगे? हमारे घोड़े तेज हैं, हमारे तीर तेज हैं, हमारी तलवारें बिजली की तरह हैं, हमारे दिल पहाड़ों की तरह सख्त हैं, हमारे सिपाही रेत की तरह बेशुमार हैं। किले हमारा रास्ता नहीं रोक सकते और ना ही कोई फ़ौज हमें रोक सकती है। खुदा से आपकी दुआएं हमारे खिलाफ काम ना आएंगी। हम आंसुओं से मुतासिर नहीं होते और ना ही नवाख्वानी करते हैं। सिर्फ वही लोग महफूज रहेंगे जो हमसे अपनी हिफाजत की भीख मांगेंगे। जंग की आग भड़कने से पहले अपना जवाब जल्द दे दो। अगर तुम मज़ाहमत करोगे तो तुम्हें इंतहाई खौफनाक तबाही का सामना करना पड़ेगा। हम तुम्हारी मस्जिदों को चकनाचूर कर देंगे और तुम्हारे खुदा की कमज़ोरी को जाहिर कर देंगे और फिर तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे बूढ़ों को एक साथ मार डालेंगे। इस वक्त तुम हमारे वाहिद दुश्मन हो जिसके खिलाफ हमें आगे बढ़ना है। ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने हलाकू खान को इस खत का जवाब खत लेकर आए हुए कासिदों को मार कर दिया। उसने कासिदों को कत्ल करवाकर उनका सर काहिरा के दरवाजे पर लटका दिया। यह खबर हलाकू खान तक पहुंची। अब इस जंग को कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन हलाकू खान अपनी फौज के साथ आगे बढ़ता उससे पहले उसे मंगोलिया से कुछ ऐसी खबर मिली कि उसे वापस मंगोलिया जाना पड़ा। मंगोके खान की मौत के बाद चाइना की सोंग डायनेस्टी का तख्त खाली हो गया। उसका जानशीन चुनने के लिए सभी बड़े मंगोल लीडरों को घर वापस लौटना पड़ा।
हलाकू खान ने एक क्रिश्चियन जनरल किटबुका नोयान के तहत महज 10,000 की फौज को छोड़कर अपनी ज़्यादातर फौज के साथ मंगोलिया के लिए रवाना हो गया। उस वक्त मिस्र के ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज ने मंगोलों का सामना करने और लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी फौज के कमांडर बायबर्स के साथ फिलिस्तीन की ओर पेशकदमी शुरू कर दी। मंगोलों की फौज में मंगोलों के अलावा आर्मेनियाई सल्तनत की फौज और जॉर्जिया की ईसाई सल्तनत की फौज भी शामिल थी। ममलूक और मंगोल फौजें एक दूसरे से फिलिस्तीन के उस मकाम पर मिली जो उस वक्त जालूत के नाम से जाना जाता था। दोनों ही फौजें लगभग बराबर की थीं, क्योंकि दोनों ही फौज की तादाद लगभग 20,000 के आसपास ही थी। ममलूक फौज के कमांडर बायबर्स मकामी इलाके से अच्छी तरह वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने अपनी इस मालूमात का फ़ायदा भी उठाया। बायबर्स ने अपने ज़्यादातर सिपाहियों को मैदान से कुछ दूरी पर पेड़ों के दरमियान छिपा दिया और खुद छोटी सी फौज के साथ मंगोलों से हमला करने निकल पड़े। जब लड़ाई शुरू हुई तो मंगोलों का पलड़ा भारी हो गया। ममलूकों ने पीछे हटना शुरू कर दिया और मंगोलों को उस मकाम पर ले आए जहां पहले से ही उनकी फौज ने पोजीशन संभाली हुई थी। जैसे ही मंगोल उनकी पहुंच में आए, उन्होंने उन पर तीरों से खौफनाक हमला कर दिया। जंग के दौरान ही सुल्तान कुतुज ने अपना हेलमेट नीचे फेंक दिया और इस्लाम के नाम पर अपने फौजियों से आगे बढ़ने की अपील करनी शुरू कर दी। सुल्तान की इस अपील ने ममलूक सिपाहियों के मन में जोश भर दिया। थोड़ी ही देर बाद ममलूकों द्वारा मंगोल कमांडर किटबुका को पकड़कर मार डाला गया। मंगोल कमांडर के मरते ही मंगोल फौज पीछे हट गई। मंगोलों ने बिसान में रुककर दोबारा लड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें शिकस्त हुई। जंग के आखिर में ज़्यादातर मंगोल फौज तबाह हो गई और ममलूकों ने निर्णायक जीत हासिल की। इस लड़ाई में ममलूकों ने हलाकू खान का ये घमंड तोड़ा था कि उसे और उसकी फौज को कोई हरा नहीं सकता। इस जंग के खात्मे ने मंगोलों की बढ़ती हुई पेशकदमी को रोक दिया और मुस्लिम दुनिया मंगोलों के मुकम्मल खतरे से बच गई। वास्तव में ये लड़ाई बद्र की लड़ाई के बाद मुसलमानों द्वारा लड़ी गई सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी, क्योंकि इन जालूत में हार का मतलब मक्का और मदीना सहित मिस्र और हिजाज पर मंगोलों का कब्जा हो जाता। ममलूकों की मंगोलों पर इस फतह ने मंगोलों की एक के बाद एक होती फतह पर लगाम लगा दिया। इस लड़ाई के बाद मंगोल कमज़ोर पड़ गए। ईरान और सेंट्रल एशिया के हिस्सों से बहुत से मंगोल लीडरों ने इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम इलाकों को जो उन्होंने मुसलमानों से फतह किए थे मुस्लिम हुक्मरानों के तहत बहाल कर दिया। काहिरा वापस जाते समय सुल्तान कुतुज का कत्ल कर दिया गया। उनके बाद उनकी फौज के कमांडर बायबर्स नए सुल्तान बन गए। ऐसा कहा जाता है कि जंग के तुरंत बाद सुल्तान के कत्ल के पीछे बायबर्स का हाथ भी हो सकता है। बहरहाल सुल्तान बायबर्स ने भी कई सालों तक हुकूमत की और ममलूकों को मजबूत बनाया। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में सलीबियों और मंगोलों के मज़ीद इलाकों पर फतह हासिल की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।